आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। आज पहली क्लास है हमारी। इसमें जो हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वर्णमाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपको विनायक 2.0 बैच पढ़ाई जा रही है, तो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ें और हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो अब पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी के बारे में थोड़ा जानेंगे। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है? तो ये फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। इसने हिंदी को निष्पत्ति किसने किया है? तो हिंदी की निष्पत्ति ईरानियों ने किया है। तो हिंदी के बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को मान्यता मिली। तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। ये इसकी निष्पत्ति किसने की? तो हिंदी की निष्पत्ति ईरानियों ने किया। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 में। अब हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में हेडिंग डालेंगे। वर्णमाला हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हम हल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णमाला दो शब्दों वर्णमाला के योग से मिलकर बनी है। तो वर्ण का होता है ध्वनि और माला का हो जाता है अर्थ समुदाय। तो वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाती है? तो भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई जो होती है वो हमारी होती है वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी ध्वनि होती है। तो एक बार बोलेंगे, वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। वर्ण परिभाषा है, वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। तो वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि और माला का होता है समुदाय। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे लिखित इकाई कौन सी हो जाती है? सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी ध्वनि हो जाती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते थे? तो कुल वर्ण हमारे पहले 52 थे, उसमें एक वर्ण जोड़ दिया गया, वो विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया गया है। तो ये जो है ये हमारा विशिष्ट व्यंजन को हिंदी निर्देशावली के अनुसार जोड़ दिया गया है। अब कुल मिला के हमारे वर्ण जो हो गए वो हमारे 53 हो गए हैं। पहले हमारे 52 थे। तो इसमें 11 स्वर
अब पहले 11 स्वर थे, अब हमारे हो गए हैं 13 स्वर। अनुसार को इसमें अनुसार और विसर्ग को जोड़ लिया गया है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अयोग्य 2 होते हैं। और विशिष्ट व्यंजन जो होता है वो अभी हाल ही में जोड़ा गया है, उसको 1 होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण थे। अब इनके उच्चारण के आधार पर दो और इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण थे, तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे थे वो हमारे थे 10 हमारे स्वर, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे ऊष्मीय और 4 हमारे अंतस्थ, और 2 जो होते हैं द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इसमें जोड़ दिए गए। तो इसमें कुल मिला के कुल संख्या जो हो गई वो हमारी हो गई 45 कुल वर्ण हो जाते हैं। पहले ये डालेंगे स्वर। स्वर को अच कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। तो इस स्वरों की संख्या पहले हमारी 11 थी, अब हमारी इसमें 13 हो गई है। तो इनकी संख्या 13 होती है। तो आ दीर्घा, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री ऐ ऐ, औ औ, अन और आ। अनुसार और विसर्ग को इसमें स्वर में जोड़ दिया गया है। तो उच्चारण के आधार पर हमारे 10 होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 10 हमारे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, एक तो हमारा होता है आ, फिर दूसरा होता है बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री को छोड़ देंगे, ऐ ऐ, औ, और एक हमारा होता है औ। ये हमारे उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे 10 होते हैं। अब पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। तो मौलिक या मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो मौलिक स्वर या मूल स्वर कहें, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है। तो कौन कौन सी होती है इनकी संख्या? 4, आ, ई, उ और री। ये जो है ये हमारे 4 इनकी संख्या हो जाती है। और संधि स्वर होती है। तो अगली हेडिंग डालेंगे संधि स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा हुआ है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है सजाती और एक दूसरा होता है हमारा विजातीय। तो पहली हेडिंग डालेंगे सजाती स्वर। सजाती स्वर में लिखेंगे, जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जाति के योग से हो उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। सा माने समान और जाति माने जाति। तो समान जाति के जो होते हैं उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जाति के योग से हो उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 3 होती है। तो कौन कौन सी होती है? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। तो ये समान आ प्लस आ मिलके बड़ा एक ही जाति के हो। ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, तो इनके बड़ा रूप बन जाता है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर में वि माने होता है विभिन्न और जाति माने होता है जाति। तो विजातीय स्वर में लिखेंगे, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं
उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। तो विजातीय स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो विजातीय स्वर को इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो इसमें 4 हो जाते हैं, अ, औ, औ। तो ये अ, औ जो है ये हमारे कंठ ओष्ठ हो जाते हैं, और अ जो होते हैं ये कंठ तालव्य हो जाते हैं। तो ये अलग अलग जाति के हो जाते हैं। आ प्लस ई मिलकर अ का निर्माण होता है। आ प्लस अ का मिलकर दीर्घ अ का निर्माण होता है। आ प्लस छोटा ऊ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। आ प्लस औ का निर्माण बड़ा औ का निर्माण होता है। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अगला है, हिंदी में मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। तो हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 होते हैं। इसे कालमान भी कहते हैं। तो हिंदी के मात्रा के आधार पर स्वर अगर ना लिखें यहाँ पर कालमान भी कितने होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें 3 लगाना है। तो पहला होता है लघु स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर, फिर गुर या दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो ये हमारे 3 होते हैं। तो इसमें लघु या ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक होता है, और गुरु दीर्घ में द्विमात्रिक होता है, और प्लुप्त और स्वर में त्रिमात्रिक होता है। तो आ ई उ री ये सब हमारे एक मात्रिक हो जाते हैं। द्विमात्रिक बड़ा बड़ी बड़ाऊ अय अय औ औ ये हमारे द्विमात्रिक हो जाते हैं। और प्लुप्त स्वर का हो जाता है ओम। फिर कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। तो कुल स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, पहली हेडिंग डालेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है। तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछे तो 4 बताना है। कौन कौन से? आ ई उ और री। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर दूसरी हेडिंग है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा में अधिक समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या हमारी कुल 7 होती है। तो कौन कौन सी होती है? इसमें सब दीर्घ आ जाएंगे, बड़ा बड़ी बड़ाऊ अय अय औ औ। ये हमारे कुल मिला के 7 संख्या हो जाती है दीर्घ स्वर की। तो प्रश्न पूछेगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो बताएंगे 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो इसका उदाहरण जो होता है वो होता है ओम, और एक होता है राम, और एक होता है राधा। तो ये हमारा जो है ये सब हमारे प्लुप्त स्वर के उदाहरण हो जाते हैं। फिर इसमें देख लेंगे जहाँ पर एग्जामन ने जो 2 एग्जाम हुआ था, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो बताया था वो बताया था 11 होती है। तो यहाँ पर एग्जामन ने जो माना है वो माना है हमारा 13 माना है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या हमारी, ऑप्शन देखो ए होती है हमारी 11, इसने माना है 13। तो ये हमारे जो हैं मूल स्वर हो जाते हैं। इनको देख लेंगे एक बार। तो
मूल व्यंजन जो हैं ये हो जाते हैं, और संयुक्त व्यंजन ये होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन डा और ढा होते हैं, और विशिष्ट व्यंजन जो है जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपनी क्लास ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कैसी लगी।